Hello friends, my name is Amira. I'm your little teacher back with a beautiful chapter that is related to politics. That chapter name is Grassroots Democracy, Part 1, Governance. In this chapter we are going to study about democracy, government and governance. Okay, so without wasting any time, let us start our chapter. Here are some questions. That's question 1. What is the meaning of governance? Second question. Why do we need a government? हमें गवर्नमेंट की क्यों आवश्यकता है? हमें गवर्नमेंट की क्यों नीड है? Question 3. What is the meaning of democracy? Democracy का क्या मतलब है? Why it is important? ये important क्यों है? Okay? First, the architecture of democracy. Democracy को किसने बनाया? The hidden system and structure that transform communities into functional society. वो छुपा हुआ सिस्टम या आप कह सकते हैं वो छुपा हुआ स्ट्रक्चर जिसने कम्युनिटी से फंक्शनल सोसाइटीज में उसे ट्रांसफॉर्म करा है. ओके, हियर इज some two pictures. And first picture, a society without rules. And then here this one is first and this one is second. And first picture, a society with governance. And in second picture, a society without rules. Okay, अगर आपसे कोई कहे कि आपको इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसे डिफरेंशिएट करो, तो आप सबसे पहले देखते ही क्या कहोगे फर्स्ट पिक्चर को कि यहाँ का सिस्टम बड़ा अच्छा है. यहाँ का ना सिस्टम बड़ा अच्छा है, यहाँ पे सभी लोग ना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. पर किसी ने एक चीज नोटिस करी, यहाँ प्रॉपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है जिसको भी लोग फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पर प्रॉपर फुटपाथ्स बने हैं लोगों के चलने के लिए. तो मेनली हियर सिस्टम इज वेरी नाइस. अगर इसको आप इंग्लिश में अच्छे से डिफाइन करना, इन द फर्स्ट पिक्चर हियर इज अ सोसाइटी विद गवर्नेंस. इन दिस पिक्चर द सिस्टम इज वेरी नाइस एंड गुड. All that are present here are following traffic rules. Here are proper zebra crossing. Here are proper footpaths. Here are traffic rules, which are followed by the vehicles and the people also. But in the second picture, a society without rules. Here the system is very bad. No one is following traffic rules. And here are zebra crossing, but no people is following it. Here is the zebra crossing, very rough. Here is no color of zebra crossing, so no one is able to see it. So here system is very bad. And in the first picture there are proper parking system. Here are also parking system, but the car are not well settled here. The people are walking here and there. तो अगर यहाँ किसी को व्हीकल चलाने की आदत है, यहाँ आते वो सोचेगा हे भगवान कहाँ फंसा दिया, क्या कैसे लोग इस सड़कों पर चल रहे हैं, कैसे हम गाड़ी चलाएं. तो वो बड़ा हेजिटेट हो जाएगा यहाँ की गाड़ी चलाने में, एक्सीडेंट हो सकता है उसका. एंड वन मोर पॉइंट, हियर इज द, यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है और यहाँ पर बहुत कम चांस है, 1 to 2% चांस है कि एक्सीडेंट हो ना, मतलब यूँ समझ लो होगा ही नहीं. यहाँ तो लगभग होते होंगे डेली 1-2 एक्सीडेंट. ओके, हियर व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर, अगर एक लार्ज नंबर पीपल का एक साथ रहेगा, disagreement and disorder are invisible. So disagreement and disorder both are very friendly here.
मतलब यहाँ पर डिसएग्रीमेंट है, डिसऑर्डर तो होना ही होना है, बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे वो यहाँ पर। रूल्स आर द फाउंडेशन नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी। अगर हमें ऑर्डर और हार्मनी, अब यहाँ आपको एक वर्ड अटकेगा हार्मनी। इस हार्मनी का क्या मतलब होता है? हार्मनी का मतलब है शांति, पीस। अगर आपको उस जगह पर ऑर्डर एंड हार्मनी चाहिए, पीस चाहिए, तो आपको वहां प्रॉपर रूल्स बनाने पड़ेंगे। विदाउट देम सोसाइटी सिंपली कैन नॉट फंक्शन। उनके बिना जो सोसाइटी है वो सिंपली बिल्कुल भी फंक्शन नहीं हो सकती। वो चीज यहाँ आपने देखी है, यहाँ पर रूल्स हैं, यहाँ का काम अच्छे से हो रहा है। यहाँ रूल्स नहीं है, यहाँ का काम ही अच्छे से नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए रूल्स बहुत नेसेसरी हैं एक सोसाइटी को चलाने के लिए, एक जगह को चलाने के लिए। Here, blueprint definition। यहाँ पर कई बच्चों का कंफ्यूजन होता है गवर्नेंस और गवर्नमेंट। मेरा भी था, पर जब मैंने इसे अच्छे से पढ़ा तो कंफ्यूजन दूर हो गया, है ना। तो अब देखो यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट इज द एक्टर एंड गवर्नेंस इज द एक्शन। गवर्नमेंट वो है जो उस काम को करती है, एक्टर, एंड गवर्नेंस क्या करती है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन। ये एक प्रोसेस है डिसीजंस बनाने का, सोसाइटी की लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का, विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, रूल्स के डिफरेंट सेट से, एंड इंश्योरिंग दे आर फॉलोड। और वो ये भी इंश्योर करेंगे वो ये भी इंश्योर करेंगे कि वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। So this is the proper definition. Let me read it again. The overarching process of making decisions, organizing society's life with different set of rules and ensuring they are followed. Next, government. The group of individuals, लोगों का ग्रुप, या फिर आप कह सकते हो एक स्पेसिफिक सिस्टम का ग्रुप, और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द स्पेसिफिक सिस्टम कंस्ट्रक्टेड टू मेक दोज रूल, जो बनाया जाता है उन रूल्स को बनाने के लिए, एंड एंश्योर दे आर फॉलोड। यहाँ पर दोनों का सेम काम है। क्या गवर्नेंस में भी क्या हो रहा था, चेक कर रहे थे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। गवर्नमेंट में भी क्या हो रहा है, वो चेक कर रहे हैं कि वो फॉलो किए जा रहे हैं या फिर नहीं। अब आता है लॉस। लॉस और रूल्स में भी कई लोगों का कंफ्यूजन होता है। देखो रूल्स में तो क्या होता है, जैसे आपके हाउस के रूल अलग होंगे, आपके स्कूल के रूल्स अलग होंगे, आप स्विमिंग पूल एरिया में जाओगे वहाँ के रूल अलग होंगे, वाटर पार्क में जाओगे वहाँ के रूल अलग है, गार्डन में जाओगे वहाँ के रूल अलग है, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे वहाँ पर आपको कई सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो रूल्स हर जगह के अलग अलग होते हैं, लेकिन जो लॉज हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं। रूल्स लोगों के अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे आपके घर का अलग रूल है, आपके फ्रेंड के घर का अलग रूल है। जैसे हम कई बार अपनी मम्मा से ये डिस्कशन करते हैं ना, मैं भी करती हूँ बहुत बार, कि मेरे फ्रेंड को तो अलाउड है वो अपने फ्रेंड के घर जाए, आप मुझे अलाउड क्यों नहीं करते। तो आपके घर के रूल्स आपके फ्रेंड के घर के रूल्स से अलग होते हैं, उनको अलाउड होता है, कई को नहीं अलाउड होता। तो ऐसे रूल्स होते हैं। लेकिन जो लॉस हैं, लॉस इज नेसेसरी फॉर होल कंट्री। मतलब लॉस अपने पूरे इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, सबके लिए सेम है। लॉज आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई मर्डर करा है आपको प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगी। किसी मिनिस्टर ने मर्डर करा है उसको भी प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो उन्हें कहते हैं लॉस। और रूल्स क्या होते हैं, जो हर जगह के अलग अलग होते हैं। सी हियर, लॉज द मोस्ट फंडामेंटल, परमानेंट एंड इम्पॉर्टेंट रूल इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। लॉज को कौन बनाता है, गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आया। नाउ लेट्स सी हियर, हियर इज द स्कोप ऑफ द ब्लूप्रिंट, पब्लिक सर्विसेज। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या सर्विस दे रहे हैं हमको।
तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेन है। ये ट्रेन पता है मुझे कैसी लग रही है, ट्रेन टू बुसान। चाइना में लगभग ऐसी ऐसी होती है ना ट्रेन, तो इसको देखते ही मेरे बोला ट्रेन टू बुसान की पिक्चर यहाँ कैसे है ना। तो इस जगह को इस पिक्चर को देखकर हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पिक्चर को देखकर यहाँ पे कहेंगे सारे अपने आर्मी सोल्जर्स हैं, ब्रीफ सोल्जर्स हैं, उन्हें तो वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम नेशनल डिफेंस। यहाँ पर डॉक्टर हैं जो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमें हेल्दी एंड सेफ रखने के लिए डिजीज से, उसे हम कहेंगे पब्लिक हेल्थ। अब इस पिक्चर को देखते ही आपके माइंड में आएगा कि यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों लिखा है, यहाँ पर तो प्रॉपर फायर से रिलेटेड है, लेकिन ये जो है ना ये काम ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में आता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पर देखो बिल्डिंग टूट गई है ना, तो इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये उसके अंडर में भी आता है इसलिए। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, प्रॉपर लॉ फॉलो हो रहा है, ट्रैफिक रूल्स हैं, लॉ है फॉलो करने चाहिए, ऑर्डर्स हैं। और यहाँ पर जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, किस लिए, स्टूडेंट्स की न्याय के लिए, तो उसे हम कहते हैं जस्टिस। इस जगह इस पिक्चर को देखकर हम कहेंगे जस्टिस। इसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपस में वो बातचीत वाला नहीं है, सोर्सेस कम्युनिकेशन के, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, इंटरनेट के माध्यम से हो गया, तो वो वाला कम्युनिकेशन। एजुकेशन एंड सिविक प्लानिंग, एजुकेशन दी जा रही है, साथ में सिविक प्लानिंग भी हो रही है यहाँ पर। Here, see here now, governance is not a single action। जो governance है वो एक सिंगल एक्शन नहीं है, but the continuous management of a massive overlapping public infrastructure। लेकिन ये एक बहुत बड़ा massive continue overlapping public infrastructure। Okay, understood? Now, the three pillar of government. Here is the main important part of this chapter. You can also say that from here our chapter will start. देखो यहाँ पे ना अगर आपसे कोई भी पूछे what are the three pillars of government, या फिर आपसे कोई पूछे what are three organs of government, तो आप इन दोनों का मतलब सेम ही है, तो आप कहोगे the legislature, the executive and the judiciary. Now let us see the proper definitions. First pillar is the legislature, the organ that the legislature, the organ that construct the framework। ये एक organ है, ये एक ऐसा organ है जो framework को construct करता है। It make new laws, ये नए law को बनाता है। It make new laws and sometimes update or remove existing one through an assembly of representatives। और कई बार पुरानी रूल्स लॉज को हटाकर नए भी लाता है और कुछ को मॉडिफाई भी करता है, नए रूल्स भी आते हैं। वो क्यों आते हैं, देखो लॉ हम पीपल भी चेंज करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे अब इंडिया क्या है, लगभग 970 मिलियन या फिर बिलियंस में पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो अगर सारी कंट्री वहाँ चली जाएगी तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लॉस को चेंज करना, क्योंकि हर किसी के डिसीजन सुनते सुनते ही 1 साल निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कई सारे लोग वोट्स देकर कि हमारे लिए हमारी ये मांगे हैं, और इसके लिए एक नॉलेज से भरे हुए पीपल को वो वहाँ भेजेंगे असेंबली में, और वो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो अपनी हमारी बातें रखेगा। ओके, देन द एग्जीक्यूटिव।
एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, द ऑर्गन दैट ऑपरेशनलाइज द फ्रेमवर्क, जो उस काम को ऑपरेशनलाइज करता है। इट इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट द लॉज, वो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है और एग्जीक्यूट करता है। कंप्राइजिंग हेड्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो वो काम करवाता है। यहाँ पर तो लॉज बना दिए, अब एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या होता है, वो उन चीज को फॉलो करवाएगा। ओके, फिर आता है जुडिशरी, द ऑर्गन दैट इंस्पेक्ट द फ्रेमवर्क, अ सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट डिसाइड इफ अ लॉ इज ब्रोकन। इसमें कोर्ट का एक सिस्टम होता है जो ये डिफाइन करता है कि लॉ ब्रेक हुआ है या नहीं। Determine penalties and ensure decision by the executive or legislature are fair to all। और वो ये भी देखता है कि ये जो लॉज हैं ये सबके लिए इक्वल हैं या नहीं, ये सही है या नहीं। अगर किसी ने उसे ब्लॉक कर दिया, जैसे ये रूल है ट्रैफिक रूल को फॉलो कर देगा, या फिर किसी ने कोई मर्डर कर दिया, तो उसका प्रॉपर एक केस चलता है कोर्ट में, और फिर वहाँ के जो जजेस होते हैं वो ये सोचते हैं, वो वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि लॉ ब्रेक हुआ है या नहीं, ये एक मर्डर है या नहीं, इसे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, कितना फाइन देना चाहिए। ओके, सो यू अंडरस्टैंड द ऑल, आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, द आर्किटेक्चर इन मोशन, टैकलिंग साइबर क्राइम। अब पिछले टाइम पर क्या होता था, प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम होता था। उस टाइम पर सुबह 8 या 9 बजे बैंक खुलते थे और शाम को 5 बजे बंद होते थे। पुराने टाइम की अगर आप 30-40 साल पीछे जाओगे तो उस टाइम पर मनी ऑर्डर होता था। अगर किसी को आपको पैसे भेजने हैं, जैसे किसी आपको दूसरे स्टेट में भेजनी है या फिर आप किसी बिजनेस में भेजना है, कोई बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको प्रॉपर मनी ऑर्डर करना पड़ता था। पर इस जनरेशन में अगर आप देखो, इंटरनेट आ चुका है, आप घर बैठे बैठे एक क्लिक में पैसे भेज सकते हो। अगर आपको बहुत बड़ी अमाउंट भी भेजनी है, जैसे 2 लाख, 5 मिलियन, बिलियन और 5 करोड़, ऐसे आपको रुपीस भेजना, आप भेज सकते हो एक क्लिक में। नंबर लिखो, चला जाएगा। लेकिन उस चीज से कुछ बुरे लोगों का दिमाग चालू हुआ, उन्होंने साइबर क्राइम करना शुरू करा। उसमें जो इनोसेंट पीपल होते हैं या फिर जो बहुत मेहनत से अपने पैसे कमाते हैं, उनके वो पैसे चुरा लेते हैं, जो इनोसेंट होते हैं। अब जो इनोसेंट है, जिन्हें इंटरनेट का इतना नहीं पता, अब वो तो उनके पास अगर मैसेज आया कि इस OTP पर क्लिक करो आपको ये फ्री मिलेगा, तो अब वो तो इनोसेंट है, वो मतलब उसको ज़रूरत हुई अगर पैसों की, उसने ये देखते हुए उस पर क्लिक करा, पैसे कुछ नहीं मिलेंगे उसे। सारा बैंक एक क्लिक में, मैसेज पर क्लिक करते ही सारा बैंक खाली। उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने फिर से कुछ लॉज बनाए, है ना। तो उसमें उन्होंने लॉज बनाए कि आजकल आप देखते हो जब भी रिंगटोन बजती है फोन की, उसमें या फिर आप किसी को फोन करो तो सबसे पहले ये आता है कि अगर ऐसी भी कोई OTP आए उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए, वो साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। आपको किसी भी जज या पुलिसमैन का वीडियो कॉल आए तो तुरंत यहाँ पर कॉल करें, तो ऐसे से आता है ना। तो वो इसलिए ही आता है, कुछ लॉज बनी है नए और रूल्स कि साइबर क्राइम के लिए, और उस साइबर क्राइम से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उस हमें जो प्रोटेक्ट करते हैं उसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम में ये दोनों चीज बहुत डिफरेंट है। साइबर क्राइम जहाँ पर क्राइम हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी में हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, लेजिस्लेचर passes new cyber security laws to criminalize digital theft, giving society the tool to fight back। वो सोसाइटी को वो टूल्स देंगे जिससे वो साइबर
क्राइम से वापस से लड़ सके। देन स्टेप 2, द साइबर पुलिस एक्ट एज द एग्जीक्यूटिव एजेंसी। जो साइबर पुलिस है ना, वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी के जैसे ही काम करेगी। एनफोर्सिंग द न्यू लॉ बाय ट्रैकिंग डाउन एंड अरेस्टिंग द क्रिमिनल्स। वो नए लॉज बनाएंगे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए और उन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करेंगे। स्टेप 3, जुडिशरी। द कोर्ट एग्जामिन एविडेंस। जो कोर्ट है वो उस एविडेंस को एग्जामिन करेगा। दे कन्विक्ट, फाइन एंड जेल द क्रिमिनल अप्लाइंग द पेनल्टी डिफाइंड बाय द लॉ। वो सबसे पहले मैंने कहा था ना, वो सबसे पहले डिसाइड करेंगे ये लॉ ब्रेक हुआ है या नहीं, फिर वो उसके लिए प्रॉपर फाइन लगाएंगे और उसे जेल में भेजेंगे। ओके, दिस पैराग्राफ, दिस पिक्चर मे बी यू हैव क्लियर्ड इन योर माइंड नाउ। द स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। In a healthy governance system, एक healthy governance system में the 3 organ must be kept separate. जो 3 organ है ना, उन्हें separate रखा जाता है, पर वो एक दूसरे से connected भी हो सकते हैं। वो ये चेक कर सकते हैं कि वो organ अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। जैसे मान लो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी, लेजिस्लेचर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो वो दोनों उसे फोर्स करेंगे कि आप अच्छे से काम करो, आपकी ड्यूटीज आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए। तो उस चीज को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस। देखो यहाँ पर जैसे लेजिस्लेचर है, वो जुडिशरी को चेक कर रहा है, जुडिशरी लेजिस्लेचर को चेक कर रहा है, जुडिशरी फिर एग्जीक्यूटिव को चेक कर रहा है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को कर रहा है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को भी कर रहा है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को भी कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं check and balance. This is important. तो इसे हम कहेंगे check and balance. फिर यहाँ पर they interact and work together. वो एक साथ connect होते हैं और एक साथ work करते हैं. But this separation provide a rigid system of check and balance. Okay. Each organ can check what the other are doing. मैंने समझाया ना, एक organ check कर सकता है कि दूसरा क्या कर रहा है. If one X means the other two push back to restore balance, preventing training. Okay, clear? Here is a pyramid. The vertical architecture, the 3 tiers. यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है? हम वो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बल्ब का। उसमें क्या हुआ, आपके घर का बल्ब खराब हो गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सबसे पहले अपने घर को चेक करोगे, वहां पर आप फ्यूज को चेक करोगे, बल्ब को चेक करोगे, आपके बोर्ड को चेक करोगे, घर के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चेक करोगे। बात नहीं बनी, फ्यूज काम नहीं करा, मतलब बल्ब काम नहीं करा, फिर आप बुलाओगे इलेक्ट्रिशियन को। इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर हुई लोकल गवर्नमेंट, वो घर में आपके घर को चेक करेगा। अगर उसने भी बोला कि आपके घर में प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप जाओगे वहाँ के आसपास के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में और वहाँ जाके आप एक फाइल कंप्लेन करोगे, ठीक है? फिर भी अगर आपके घर का मैटर सॉल्व नहीं हुआ, फिर आप जाओगे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, नेशनल लेवल के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वहाँ पर जाके आप फिर फाइल कंप्लेन करोगे, फिर वो नीचे वाले को ऑर्डर देंगे और वो फिर काम शुरू करेंगे और वो लाइट भेजेंगे घर में, ठीक है? ऐसे समझ में आया? अब यहाँ पिरामिड को देखो, एस्केलेशन, ये क्या है? एक एस्केलेशन है। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है सबसे लोवेस्ट, इसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। डील विद इशू एट द टाउन और विलेज लेवल। लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, ये ना एक टाउन या विलेज लेवल वाले को मैटर को सॉल्व करता है। एनालॉजी, कॉलिंग अ लोकल इलेक्ट्रिशियन फॉर अ ब्रोकन बिल, है ना? फिर ये जो ऊपर वाला, ये तो ग्रे था, ये डार्क ब्लू वाला जो है ये है स्टेट गवर्नमेंट। डील विद रीजनल इशू एट द स्टेट लेवल। जो स्टेट लेवल पर जो इशू होता है ना, ये उनसे डील करते हैं। एनालॉजी,
filing a complaint with the regional electricity board if the grid fails. Then the topmost, that is yellow one, that is central government, or you can say national level government. It deal with overarching issue at the national level. ये किससे डील करता है? जो नेशनल लेवल पर जो इशू होते हैं ना उनसे डील करेंगे. Analogy, national energy infrastructure. Okay, clear? Now here is the also main topic, the jurisdiction matrix, सेंट्रल वर्सेस स्टेट. यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं. सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हेड सेंट्रल लेवल में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल होते हैं, मतलब वो सिर्फ नाम के हेड होते हैं. रियल हेड होते हैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर. अपने इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू. एंड अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी. ओके, ये तो है सेंट्रल लेवल पर. अब यहाँ पर बात आ जाती है स्टेट लेवल. स्टेट लेवल में नॉमिनल कौन होता है? गवर्नर. ठीक है, मतलब गवर्नर सिर्फ नाम का हेड है. रियल हेड होता है चीफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव हेड. अब देखो प्रेसिडेंट के बराबर कौन है स्टेट लेवल में? गवर्नर. एंड मिनिस्टर के बराबर कौन है स्टेट लेवल में? चीफ मिनिस्टर. क्लियर? नाउ लेट्स कम ऑन लेजिस्लेचर. टू हाउसेस लेजिस्लेचर में क्या होगा? दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. और स्टेट लेवल में होती हैं विधानसभा और कहीं कहीं जगह होती है विधान परिषद. अपने इंडिया में 6 स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद भी है. उनमें से कुछ के नाम मेरे को याद है: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. तेलंगाना को आप सबसे लास्ट में लेना क्योंकि ये सबसे नया है. ओके, तो अब यहाँ पर की फंक्शन, इनके काम क्या होंगे? सेंट्रल लेवल में तो एक चीज ध्यान रखना, जो विधानसभा है ना वो तो हर जगह होती है, लेकिन जो विधान परिषद है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, विधान, मेरी राइटिंग समझ जाना प्लीज. विधान, मैं बोल भी रही हूँ, विधान परिषद. सम विधान परिषद के नीचे मैंने सम इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ ही स्टेट्स में है. इंडिया में तो 6 स्टेट में. फिर की फंक्शंस, सेंट्रल के क्या काम होते हैं और स्टेट लेवल के क्या काम होते हैं. ओके, सेंट्रल लेवल डिफेंस. इसमें डिफेंस होता है. हमने पीछे पिक्चर देखी थी ना आर्मी सोल्जर्स की, वो डिफेंस के लिए थी. फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी भाई साहब मैं क्या बताऊं, इतनी खतरनाक होती है. वो 5-6 किलोमीटर नहीं, 50-60 किलोमीटर नहीं, 50-60 हजार किलोमीटर तक भी अगर ये एक जगह एटॉमिक एनर्जी का कोई सोर्स फट गया, 50,000-60,000 किलोमीटर आराम से उसके अंदर आ जाएंगे. इतनी खतरनाक होती है एटॉमिक एनर्जी. उससे सॉल्व आउट करने के लिए आते हैं सेंट्रल लेवल. फिर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में नॉर्मल बातचीत नहीं, पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट के सोर्स से, वो वाला कम्युनिकेशन. देन करेंसी, पैसा 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 पैसा. देन स्टेट लेवल, इसमें क्या होता है? पुलिस होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं. फिर आती है पब्लिक हेल्थ, हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट. ओके, देन यहाँ पर द इनहेबिट. अच्छा, एक चीज बतानी रह गई. यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल होता है ना, उसमें तो फिर से बता रही हूँ मैं, प्रेसिडेंट नॉमिनल होता है, ठीक है, ध्यान रखना. और स्टेट लेवल में गवर्नर भी नॉमिनल होता है. एंड हेयर द मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव हेड. हेयर इज ऑल्सो इन स्टेट लेवल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव हेड.
प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बोथ आर नॉमिनल, मतलब वो नाम के हेड है, रियल हेड होते हैं मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। ओके, अब एमएलए एंड यहाँ पर होता है एमपी। ठीक है, इन दोनों की फुल फॉर्म याद रखना। एमपी की होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके पेपर्स में, यहाँ लिख देती हूँ नीचे, यहाँ लिख रही हूँ MLA की फुल फॉर्म, यहाँ नीचे एस। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर होते हैं। और एमपी में क्या होता है? एमपी का नीचे लिख रही हूँ यहाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे राइटिंग मेरी बोर्ड पर बहुत खराब है। मेंबर ऑफ, कई बार तो खुद ही नहीं पढ़ पाती। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ समझ जाना, ये ए बड़ा है मत समझना, LI है, ये लिख देते हैं। पार्लियामेंट, एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट स्लाइड। द इनहेबिटेंट ऑफ द सिस्टम दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र। ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड से जुड़कर बना है, डेमो क्रेटोस। डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेटोस का मतलब होता है रूल एंड पावर। ये इस तो फुल क्या बना? रूल ऑफ द पीपल। फाइनली हमें भी इंपॉर्टेंस मिल गई है, रूल ऑफ पीपल। द मैकेनिज्म, द प्रैक्टिकल हर्डल, it is clearly not possible for all people to actually rule or vote on every single issue. ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमें रूल, हमारे पास द रूल ऑफ पीपल है तो हम सब लोग असेंबली में चले जाएंगे, पार्लियामेंट में चले जाएंगे, या फिर कहीं पर भी अगर कुछ रूल्स हो रहा है तो वहां चले जाएंगे। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करो। मैंने पीछे बताया था, यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। कई सारे लोगों का, जैसे आपको बात करनी है वाटर सिस्टम पे, वाटर सिस्टम आपके यहाँ का एरिया बहुत खराब है, तो आप उस अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करोगे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो आपके लिए बोले। कई सारे लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, या फिर 2-3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग मुद्दों के। जैसे 50-60 लोग हैं, वो चाहते हैं वाटर सिस्टम अच्छा हो, तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे जिसे बहुत नॉलेज हो, जिसका डिबेट अच्छा हो, जिसको वाटर सिस्टम के बारे में, उसके पास भी कई सारे मुद्दे हो कि ऐसा क्यों होता है, स्कूल्स में अच्छे से पानी नहीं आता है, उसके लिए अभी एक चल रहा है ना स्कूल्स का, स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बनाओ, स्कूल में सारी नेसेसरी थिंग्स होनी चाहिए, बेंचेस होनी चाहिए, वाटर बच्चों के लिए वाटर सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए हो रहा है ना, उसके लिए कई सारी मीडिया आ रही है, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं कई सारे पेरेंट्स की। तो वो सॉल्यूशन है, आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करो। ठीक है, और एक और चीज मैं पीछे मैं यहाँ बताती हूँ, जो एमएलए है, एमएलए इज फॉर स्टेट। यहाँ देखो, एमएलए एट द स्टेट
लेवल, एमएलए है वो स्टेट लेवल पर होता है, जो एमपी है, एमपी इज एट द नेशनल, एमपी है वो नेशनल लेवल पर होगा. ओके, द सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. थ्रू इलेक्शन द पब्लिक वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव. अब रिप्रेजेंटेटिव चूज कैसे करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शन होता है, वोट्स होते हैं. थ्रू इलेक्शन द पब्लिक वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव. और एक चीज ध्यान रखना, जो वहाँ आपने देखा होगा पार्लियामेंट्स में, असेंबलीज में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. These elected members like MLA, through election the public vote for representative. These elected member, MLA at the state level, MP at the national level, discuss laws, problem and solution on behalf of the people. Understood? I hope so. Here, the base of pyramid. जो हमने जो pyramid देखा था ना, वो उसका ये बेस है, ग्रास रूट पावर. देखो चैप्टर का नाम था, फर्स्ट वर्ड ही था ग्रास रूट, यहाँ बताने का ग्रास रूट. इट्स ओके. बस यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो रही है. यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या, जैसे आपको किसी ट्रिप में जाना है, एक जगह है, एक डेस्टिनेशन है ए, एक है बी. ए को हम मान लेते हैं वाटर पार्क, बी को मान लेते हैं हम एक न्यू स्टेट, जैसे हरियाणा में रहते हैं हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, हम पंजाब जा रहे हैं, तो वो बी कोई स्टेट हो गया, जैसे हम मान लेते हैं पंजाब, या चंडीगढ़ मान लेते हैं. तो उसके लिए सॉरी, तो उसके लिए आप वोट्स दिलवा रहे हैं कि ए है वाटर पार्क और बी है पंजाब स्टेट. तो टीचर ने बोला कि आप जो जिन्हें वाटर पार्क जाना है वो तो खड़े हो जाओ, और जिन्हें पंजाब जाना है वो हैंड्स अप कर लो. ठीक है, फिर उनकी काउंटिंग हुई, फिर मान लो ए के बन गए 15, यहाँ दे रखा है ना, ए 15 बी 12, तो वोट्स किसके ज्यादा हुए, वाटर पार्क के, ए के लिए, तो वहां हम जाएंगे. तो ऐसे इलेक्शंस होते हैं, वोट्स डालते हैं. A scenario where every single individual's opinion is taken to finalize a decision. Example, voting on a class picnic destination. Here is its example. Now, grassroots democracy. यहाँ पर क्या है, a system that enables and encourages the active participation of ordinary citizens. एक सिस्टम है जो ordinary citizens के लिए एक्टिवेट है. The base of pyramid, उस pyramid के बेस पर citizens maintain a direct say in decision that affect their daily life. और उसमें जो citizens होते हैं ना, वो डायरेक्ट कहते हैं, वो डायरेक्ट कहते हैं अपने decisions को, जो उनकी डेली लाइफ में अफेक्ट करते हैं. ओके, हियर ओके, सिंथेसिस, द मैट्रिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ये इंडियन डेमोक्रेसी का है. 1 सेकेंड. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस, यहाँ पर है वाई एक्सिस. यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच में हम हैं सिटीजन. सिटीजन कौन है, हम सब लोग हैं सिटीजन. हमें यहाँ सेंटर में रखा है. वेरी गुड, हम सेंटर में हैं. और हमारे साइड में क्या है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल लेवल गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस साइड है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. ओके, अब देखो ये हर जगह से हम कनेक्टेड है. यहाँ सिटीजन है, सेंट्रल है, ये लेजिस्लेटिव से कनेक्टेड है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से कनेक्टेड है, सेंट्रल जुडिशरी से कनेक्टेड है. फिर जो स्टेट है ये भी लेजिस्लेचर से कनेक्टेड है, देन
Here is also connected with executive. Now here it is connected to judiciary. Here the local is connected to legislature. The local is connected to executive. The local is connected to judiciary, and the legislature is connected to executive. Executive is connected to legislature. Legislature is connected to judiciary. Judiciary is connected to legislature. Executive is connected to judiciary. Judiciary is connected to executive. I think that you have maybe confused, but think that all these are connected to each other. Now it is maybe easy to you to understand. All are connected to each other. Okay. लोकल में भी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है. स्टेट में भी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है. यहाँ पर स्टेट में भी है, ये सब लोकल में है, और सेंट्रल में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है. देन यहाँ पर है द ट्रू पर्पस ऑफ द आर्किटेक्चर. आई प्रॉमिस टू यू आर गॉड्स विल. This paragraph is the real and reality. This is real and it is showing the reality. Now this is happening. In today's generation, this is really happening. What is the line? And the line is, there is no peace without justice. कोई पीस नहीं है जस्टिस के बिना. जस्टिस मतलब न्याय. नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, और कोई जस्टिस नहीं है इक्वालिटी के बिना. नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, कोई इक्वालिटी नहीं है डेवलपमेंट के बिना. अब यहाँ डेवलपमेंट तुम वो बिल्डिंग डेवलपमेंट मतलब वाला मत समझना है. सोशली एंड मेंटली. SM, socially and mentally. No democracy without respect to the identity and dignity of culture and people. कोई डेमोक्रेसी नहीं है रिस्पेक्ट के बिना. आइडेंटिटी एंड डाइग्निटी, कल्चर और पीपल की आइडेंटिटी एंड डाइग्निटी. अब यहाँ पर इक्वालिटी था. इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? आप किसी दो चीज को बराबर रखो. जैसे आपका एक फ्रेंड है, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, और आपका दूसरा एक बेस्ट फ्रेंड है. दोनों में हो गई है भयंकर वाली लड़ाई. जैसे कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू उससे बात नहीं करेगा. आप बीच में फंस गए हो, तो आप क्या करोगे? आप वहां पर इक्वालिटी लाने के लिए आप दोनों को बराबर रखोगे. आप एक बेस्ट फ्रेंड की साइड ले लोगे और दूसरे का नहीं लोगे. जैसे आपका कोई फेवरेट है, बेस्ट फ्रेंड है, जैसे मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरी दो है, तो मैं एक का साइड ले लूंगी, दूसरी वाली रूस जाएगी, उसका साइड ले लूंगी, ये वाली रूस जाएगी, और उससे क्या होगा? फाइट और ज्यादा बढ़ेगी. वहां इक्वालिटी नहीं आई ना. तो उसके लिए आपको दोनों का फेवर लेना होगा, आपको दोनों को इक्वल रखना होगा, बराबर रखना होगा. उससे फिर वहां पर इक्वालिटी आएगी और आप शायद से मैटर सॉल्व कर सकते हो. तो no equality without development. Okay, so here is the end of this chapter. I hope so you understand this chapter. This chapter was related to politics, and this was a beautiful chapter. Here we end it, and that's it for today. Thank you, bye bye, have a nice day. And if you like this video, please like, share and comments. Like, share, subscribe this video, and if you also like this video, please share it with your friends and see this video with your family and community. That's it. That's all. Thank you. Bye bye. Have a nice day.